इस सवाल में a system absorbs 701 joule of heat and 394 joule of work is done by it. तो इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि साइन कॉन्वेंशन का यूज सही यूज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, ये हालांकि बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए सपोज करो कि ये है आपका सिस्टम, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है कोई सिस्टम, तो उसके लिए Q का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि 701 जूल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जाता है तो डेफिनेटली सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी। जिससे वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जाए तो W का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो यहां हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, ये है 394 जूल। तो W का वैल्यू होगा नेगेटिव। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ we have delta U is equal to सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है Q प्लस W का वैल्यू माइनस होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो ये क्या हो जाएगा, 701 जूल माइनस 394 जूल। आंसर क्या होगा जी इसका? आंसर बताइए। (307 जूल इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम्स की ओर चल। इसमें दो कंपाउंड आपको दिया गया है, C2H4 एंड C2H2। इट इज इथिलीन एंड एसिटिलीन। इसमें आपको बताना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा। ये रहा इथिलीन का स्ट्रक्चर और इथीन का स्ट्रक्चर, और ये रहा इथाइन का स्ट्रक्चर। अब इसमें आप काउंट कर लो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। सिग्मा देखिए 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2, ये बीच वाला को सिग्मा कहें, एंड 3। पाई कितना होगा, पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा को छोड़ के रेस्ट जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसमें भी ये पाई बॉन्ड हुआ। ठीक है, तो सिग्मा कितने हुए, इसमें सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 5 और पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1। टोटल बॉन्ड्स हुए 6। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, सिग्मा बॉन्ड से एकदम क्लियर है 3, एंड पाई बॉन्ड इज इक्वल टू, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखते हैं 10वां नंबर सवाल कैसा है। यहां दिया गया है, व्हाट आर लेविस एसिड्स एंड बेसिस। लेविस एसिड्स और बेस क्या है, आपको पता है लेविस ने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था, डिपेंडिंग अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, उसी के आधार पर लिखते हैं नंबर 1 पॉइंट, लेविस एसिड्स। those
substances which can accept electron pairs are called Lewis acids. जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो लेविस एसिड होते हैं, जैसे AlCl3। एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेता है क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाने में, जिसके बाद AlCl3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए AlCl3 लेविस एसिड हुआ। ठीक उसी तरह से BF3 के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और वो तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेता है फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाने में। तो बॉन्डिंग बनाने के बाद बोरॉन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, hence they are Lewis acids। नेक्स्ट आए पॉइंट बी, Lewis base, those substances which can accept lone pair of electrons are called Lewis bases। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका NH3 अमोनिया के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लेता है हाइड्रोजन के लिए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के लिए यूज कर लेता है और ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये लोन पेयर को ये डोनेट कर सकता है दूसरे कंपाउंड को या दूसरे एटम को। ठीक है, इसलिए अमोनिया लेविस बेस हुआ। ठीक है, इसको ध्यान से समझें और अपना फीडबैक जरूर हमें दें। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहां देखें, यहां नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली दैट फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं? जनरली एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन का कैरेक्टर है नॉन मेटलिक। जितने स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होते हैं वो उतने ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर ग्रुप 14 में आप देखो कि कार्बन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, इसलिए कार्बन सबसे अधिक एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। आइए इसी को लिख लेते हैं। सिंस कार्बन is the most non-metallic element, hence it forms एसिडिक ऑक्साइड। ये पहले का आंसर हुआ ए नंबर। बी नंबर में क्या है? दैट इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 15 का लीड वैसा एलिमेंट है जो
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट है, उसमें पाया जाता है। तो यहां लिखें लेड इज, लेड मीन्स पीबी, इसका नोटेशन है फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है, लीड के लिए मोस्ट स्टेबल स्टेट है, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव ग्रुप 15 के वैसे एलिमेंट का नाम बताएं जो सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करने वाले हैं, यहां लिखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड Ge are two elements which are used as semiconductor। ठीक है, ये तीनों का आंसर हुआ। ठीक से ध्यान से इसको देखें और साथ में पढ़ते चले, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसे कंपाउंड में एक एलिमेंट वैसा जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन वो कंपाउंड टूट के वैसे दो सब्सटेंस बनाते हैं जिसमें उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक में पेरेंट कंपाउंड में जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है उससे कम हो जाता है और एक में अधिक हो जाता है। दैट मीन्स कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो टूट के ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और रिड्यूस्ड हो जाता है। देखें द रिएक्शन इन विच an element in one oxidation state is simultaneously, एक ही साथ simultaneously oxidized and reduced, वैसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां हम लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, यहां बैलेंस करने के लिए हमने 2 डाला, तो ये हुआ आपका 2H2O प्लस O2। यहां देखें कि इट इज पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब जबकि यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 एंड इन दिस केस वी हैव 0। तो अगर इसे कंपेयर करें हम H2O को, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज द केस ऑफ रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो तो वो रिडक्शन का केस होता है। जब अगर ऑक्सीजन से हम कोरिलेट करें तो यहां इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, इट इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां देखिए एक ही ऑक्सीडेशन नंबर
एक ही ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो एलिमेंट है वो टूट जाता है दो तरह से, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, दैट मीन्स रिड्यूस्ड हो जाता है, और दूसरे में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इस तरह के दे आर वेरी स्पेसिफिक रिएक्शंस जो कि आपको 12 में भी काम करेंगे। ठीक है, मेरी समझ से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूं, इसलिए कि टेक्निकल गड़बड़ी के कारण पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं आ पाए थे। ठीक है, यहां पर देख लें उसको। राइट द यूपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहां देखिए, इस कंपाउंड में आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, जबकि 1 2 3 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट चेन आपका हो सकता है, और इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। ठीक है, और यहां देखिए ब्रांचिंग है, अगर इधर से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर ब्रांचिंग है, जबकि इधर से शुरू करें तो 1 2 दूसरे नंबर पर ब्रांचिंग है, तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दूसरे और चौथे कार्बन पर आपको मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या करेंगे, इसके नंबर को लेंगे और इसके नंबर को लेंगे। 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल होगा, इसलिए टोटल इसका नाम हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 हेक्सेन। वेरी सिंपल। ठीक है, आइए एक 7 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल बहुत सिंपल सा सवाल जो 9 10 में भी आपने पढ़ा होगा। अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसके लिए पीएच वैल्यू हमेशा 7 होता है। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH वैल्यू इज इक्वल टू 7। आपका आंसर इतना ही होगा। लेकिन थोड़ा सा यहां समझ लो कि जब pH वैल्यू यहां 7 होता है, pH वैल्यू 7 होता है तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। और pH वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है, pH वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो ये सॉल्यूशन बेसिक होते जाता है। और pH वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है 7 से तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होते जाता है। ठीक है, ये समझने के लिए आपका आंसर इतना ही होगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं रेस्ट सवाल के साथ। ओके, थैंक्स टू ऑल। अपना फीडबैक देंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।